हे व्हाट्स अप। देखो आज का टॉपिक 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से है और ये टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ भी बताने से पहले हमें दो बेसिक टर्म्स को समझने होंगे और उनको हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है। अगर आप इसको यहां समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कुछ एक्स्ट्रा आप समझने के लिए वहां पे आपको मिलेगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पहले समझते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और इसके कुछ रूल्स हैं जिसके जरिए पता लगाया जाता है कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। राइट, तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ये जो दोनों टर्म है बाय इट्स मीनिंग दे बोथ आर सेम। क्या मतलब, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। बट अगर आप इसको केमिस्ट्री में कंसीडर करते हो तो दोनों में बहुत सारा फर्क दिखता है। तो लिटरली दोनों का मतलब सेम है बट केमिस्ट्री के लिए इन दोनों का मतलब बहुत ही डिफरेंट है। प्रिसाइज और एक्यूरेट, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। वो एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक आर्चरी कॉम्पिटिशन हो रहा है। मान लेते हैं कि एक आर्चरी कॉम्पिटिशन है और उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग जैसा आप सब जानते हो कि मान लो ये वो एरिया है जहां पे अगर किसी का एरो आकर लगेगा तो इसको 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि ये दूसरा वो एरिया है जिस एरिया पर जाने पे किसी आर्चर को 9 मार्क्स मिलेंगे या 9 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से इस तीसरे सर्कल को कंसिडर करते हैं जिसके अकॉर्डिंग 8 मार्क्स मिलेंगे और एक और कंसिडर कर लेते हैं ये वाला जिसके अकॉर्डिंग उसको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा आप जानते हो कि 10 आना दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। ठीक है, यानी 10 के बहुत पास आना एक्यूरेसी की बात करेगा और दूर जाना एक्यूरेसी की बात नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम दो इंडिविजुअल को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, हम एक दो इंडिविजुअल, कोई भी दो इंसान की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे दो पर्सन है, पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। राइट, अब क्या करता है कि पर्सन ए जस्ट मान लेते हैं कि ये जो पर्सन ए है मान लेते हैं कि ये वाला हमारा अमेरिकन है, ये मान लेते हैं कि ये अमेरिकन है और पर्सन बी मान लेते हैं कि ये इंडियन है, ये इंडियन है। और अब जब इतना मान ही रहे हैं तो चलो हम इसको ओलंपिक से कंपेयर कर लेते हैं। तो अब क्या है कि पहला अटेम्प्ट पर्सन ए यानी अमेरिकन स्ट्राइक करता है और वो सीधा अपना जो उसका जो एरो है वो 10 पे जाकर के यहां पर स्ट्राइक करता है। तो इसका मतलब है कि अमेरिकन को फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 10 पॉइंट मिल गए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उसको 10 पॉइंट मिले। उसके बाद इंडियन जो है इसी को अटेम्प्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली उसका जो एरो है वो यहां पर जाकर के स्ट्राइक करता है। इसका मतलब है कि इंडियन को फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 8 पॉइंट्स मिलते हैं, इंडियन को 8 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे मेरा कोई पर्सनल रीजन नहीं है कि मैंने अमेरिकन को 10 पॉइंट दिया, इंडियन को 8 पॉइंट। अभी आगे देखते हैं क्या है। फिर क्या होता है, सेकंड अटेम्प्ट दिया जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में अमेरिकन यहां पर जाकर के अपने एरो को स्ट्राइक करता है, यानी सेकंड अटेम्प्ट के लिए अमेरिकन को मिलता है, जैसा देख सकते हो कि उसको 9 पॉइंट मिलेगा। राइट, इंडियन दोबारा स्ट्राइक करता है और तब सरप्राइजिंगली इंडियन का एरो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाकर के स्ट्राइक करता है जहां पहली बार स्ट्राइक करता है। इसका मतलब इंडियन को सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिर से कितने पॉइंट मिले, 8 मिले। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, एक बार और अमेरिकन थर्ड बार अटेम्प्ट करता है और थर्ड बार फिर से वो 9 पे ही जाकर के स्ट्राइक करता है, यानी अमेरिकन को थर्ड अटेम्प्ट के लिए अगेन 9 पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं कि इंडियन ने लास्ट अटेम्प्ट में क्या किया। इंडियन अपने एरो को लास्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करता है जहां पे पहले 2 बार किया था, यानी इसको थर्ड अटेम्प्ट के लिए अगेन 8 पॉइंट मिलता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इन तीनों का अगर आप एवरेज निकालते हो, ध्यान से देखना है, अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो ये ऑफकोर्स एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ज्यादा पास है। ठीक है ना, क्या हो रहा है 10 और प्लस में 18 28 है, तो 28/3 को करोगे तो ये लगभग आएगा 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसका जो एवरेज है वो 9 पॉइंट समथिंग है, 9.3 के आसपास मान लेते हैं। लेकिन इंडियन का जो एवरेज है वो ऑफकोर्स सिर्फ 8 है। इसका एवरेज कितना है, 8 है। जस्ट सेकेंड, इसका एवरेज है 8।
राइट तो ये तो क्लियर हो गया कि इस कंपटीशन को अमेरिकन ने जीत लिया क्योंकि उसका एक्यूरेट वैल्यू के बहुत पास उसका जो है रिजल्टिंग वैल्यू जाता है, इंडियन इसको लॉस कर जाता है। बट यहां पे क्वेश्चन उठता है कि इंडियन जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट यहां पे लग रहा है क्योंकि उसने तीनों अटेम्प्ट में अपने एरो को सेम पॉइंट पे जाके स्ट्राइक किया। तो क्वेश्चन उठता है कि इंडियन जब यहां कर सकता था तो हो सकता है कि वो यहां पे भी तीनों बार मारता। तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली इस कंपटीशन को इंडियन को जीतना चाहिए क्योंकि उसकी उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो पावर है वो अमेरिकन से बहुत ही ज्यादा है, फोकस बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडियन के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, कंपटीशन को हार जाता है। इसका रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन के पास वैसा नहीं होता जैसा अमेरिकन के पास हो सकता है। तो उसको ऐसे डिवाइस ही दिए गए थे जो एक से आगे फोकस नहीं कर सकता था। तो हुआ क्या कि ड्यू टू द फॉल्ट इन द डिवाइस इंडियन लॉस्ट द गेम। हाउएवर द अमेरिकन not he was not even that perfect, but he still get that competition in his hand just because he had better technological support। ये हो गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अमेरिकन के केस में क्या है, जो तीनों वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, तीनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ये एक्यूरेट के बहुत ही पास में है। यानी अमेरिकन का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट। लेकिन इंडियन का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। मैं ठीक है यहां मेंशन कर रहा हूं, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, राइट। अब बात करते हैं प्रिसीजन पे। देखो प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो भी मेजरमेंट किए गए वैल्यू है, केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब आप लैब में कोई एक्टिविटी करोगे तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और जब आप एक्टिविटी करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आप ये इमेजिन करते हो कि वो रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर आएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि मिली माइक्रोग्राम में आप जनरली केमिकल एक्टिविटीज को करते हो। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बहुत आसपास होता है या बहुत ही दूर होता है। जैसे यहां पे हमने देखा कि अमेरिकन जीता लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू वो 10 नहीं दे रहा था, बट 10 के बहुत पास गया। 8 वाला इंडियन जो था वो काफी हद तक लगता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, बट जस्ट बिकॉज वो बहुत दूर था टारगेट से तो हार गया। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन के केसेस में जो तीनों वैल्यू है ये बहुत पास नहीं है। तो नॉट एग्जैक्टली प्रिसाइज में लिख रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि इसके तीनों वैल्यू अलग अलग है। लेकिन यहां भी क्या इंडियन के केस में एग्जैक्टली या ये हाईली प्रिसाइज्ड है। ये क्या है? हाईली प्रिसाइज्ड है, राइट। इसको भी प्रिसाइज में आप मान सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं एग्जैक्ट बात कर रहा हूं तो ये प्रिसाइज नहीं है, बट ये प्रिसाइज पूरी तरह से है। बट इस रिजल्ट को भी प्रिसाइज में ही माना जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको फाइनली हम प्रिसाइज में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि प्रिसाइज का एक्चुअल मतलब होता है कि मेजर किए गए वैल्यू का बहुत पास होना, जो इंडियन के केस में एग्जैक्टली दिखाई देता है कि हाईली प्रिसाइज है। यहां पे हाईली प्रिसाइज नहीं है, बट हम फाइनली उसको मान लेते हैं कि प्रिसाइज है क्योंकि वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी है वो, राइट। अब तो प्रिसीजन का मीनिंग क्या निकल के आता है? अब डेफिनेशन पे आते हैं। क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन एंड द एग्रीमेंट ऑफ रिजल्टिंग वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। चलो इसको पहले हम डिफाइन करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, राइट। तो पहला डेफिनेशन है प्रिसीजन। पे अटेंशन, प्रिसीजन। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप इसको डिफाइन करते हो तो द closeness of various measurement for the same value is called precision। मतलब अगर मेजरमेंट किए गए वैल्यू बहुत एक दूसरे से पास है तो वो प्रिसाइज्ड है, बट अगर वो बहुत दूर है तो प्रिसाइज्ड नहीं है। तो ये भी प्रिसाइज्ड है, ये भी है, बट नॉट 100%। अब आते हैं एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए। एक्यूरेसी क्या है? अगर आप इसको डिफाइन करते हो, द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू to the true value of result
is called accuracy, या क्या मतलब इसका कि जो मेजरमेंट किए गए वैल्यू है अगर उनका एवरेज देखें, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू से जाके काफी हद तक क्लोज मिल जाता है या एग्जैक्टली वही आता है तो इसका मतलब वो एक्यूरेसी है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर को समझने से पहले हम इसी एग्जाम्पल पे एक बार और थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहां पे देखना है सपोज ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली मान लेते हैं कि ये 8 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि ये 8 ना होकर, ध्यान से देखोगे, अगर 8 ना होकर के 8.1 होता तो इसका मतलब क्या, एक बार में 8.1 होता, दूसरी बार में होता सपोज 8.0 और तीसरी बार में होता सपोज 7.9। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इंडियन के केस में ये वैल्यू ना करके ये होता, तो हम क्या देखते हैं कि 8 के 8.0 का प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0.1 की बात हो रही है। क्या मतलब है इसका कि अगर 8.0 में 0.1 प्लस करें तो हमें ये मिल जाएगा, माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा। तो इस वैल्यू में कॉन्सेंट्रेट करना है। इस वैल्यू में ये जो फिगर है, ध्यान से देखना है, ये जो फिगर है वो सर्टेन है, राइट, सर्टेन है। बट व्हाट दैट मीन कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये अनसर्टेन है, यानी ये फिक्स नहीं है कि हर बार यही होगा। तो ये जो वैल्यू जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी, जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो किसी भी नंबर में बेसिकली 3 तरह के डिजिट्स होते हैं। एक होता है सर्टेन जो कभी भी चेंज नहीं होगा, दूसरा होता है अनसर्टेन जो हो सकता है चेंज हो, और तीसरा होता है अनसर्टेनिटी जिसके ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की वजह से नंबर में बदलाव आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब एक नंबर में कुछ इस तरह से डिजिट हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस नंबर में कितने डिजिट बहुत यूजफुल है। तो अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे, जिसका यह मतलब है कि किसी भी नंबर में वो डिजिट्स जो मीनिंगफुल है, किसी भी नंबर के वो डिजिट्स जो मीनिंगफुल है, जो सर्टेन है, जो बदल नहीं सकता, ऑल सच डिजिट्स इन ए नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे यहां से इसको वाइप ऑफ करना होगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो जैसे मैंने कहा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैंने एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि ऑल द डिजिट्स इन ए नंबर विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, all such digits in a number are called significant figure. So the digits in a number कौन सा नंबर? मेजर, कोई कैलकुलेटेड या मेजरमेंट किया हुआ, मेजरमेंट known with certainty, which are known with certainty are called significant figures, right? चलो एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट करते हैं कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। देखो, एक नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं जिसकी सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसे सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो हमें किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए बेसिकली 5 रूल्स हैं, और वो 5 रूल्स हमें देखना है कि 1 by 1 क्या है। तो जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, देयर आर 5 रूल्स एग्जैक्टली, रूल्स। और वो रूल्स क्या है? फर्स्ट वाला, नंबर without zero have all the digits significant, all the digits significant। क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर में 0 है ही नहीं तो उस नंबर का हर एक डिजिट क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल में हमारे कोई भी नंबर ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, 0.2 कुछ भी ले लिया। अब इस नंबर में कोई 0 नहीं है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसके सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। तो अगर किसी नंबर में कोई 0 नहीं है तो उस नंबर का हर डिजिट सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल है 0
between between two non-zero between two non-zero are considered significant, are considered significant. क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर में जीरो है बट वो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, तभी भी उस नंबर का हर एक डिजिट सिग्निफिकेंट होगा. चलो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है. मान लेते हैं ये है 101.01. तो यहां पे क्या है, जीरो एक नहीं दो दो है, पर वो दोनों ही जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5. चलो थर्ड रूल पे आकर बात करते हैं क्या है. जीरो before a non-zero is not significant. क्या मतलब है कि अगर जीरो, ध्यान से देखना है, नॉन जीरो के पहले है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं होगा. राइट. तो यहां जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 0.00123 है, तो इस नंबर में जीरो तीन है, लेकिन वो तीनों ही नॉन जीरो के पहले है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा. ये तीनों काउंट नहीं होगा, लेकिन ये तीनों काउंट होगा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3. हमारा फोर्थ रूल है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो after decimal, zero after non-zero are significant if it is after decimal. क्या मतलब है कि अगर जीरो है किसी नंबर में और वो डेसिमल के बाद है, नॉन जीरो के बाद है, तो वो काउंट होगा. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं क्या है. सपोज ये है 2.00. अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि ये दो जीरो तो है, बट ये नॉन जीरो के बाद है और प्लस डेसिमल के बाद है, तो ये फिगर हो गया 3. अब एक और रूल पे आकर बात करते हैं, ध्यान से देखना है. नंबर that represent counting numbers can have infinite significant figure. क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, सपोज हम बात कर रहे हैं 5 पेन 20 बुक्स, तो ऐसे किसी, ये काउंटिंग नंबर है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये काउंटिंग नंबर है. तो ऐसे केस में सपोज 20 है, तो इसमें आप ध्यान रखो कि ये जो, अगर इसको देखें तो ऐसे लगता है कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर हम इसी को यहां पे देखते हैं, अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं 2.0 राइट इनटू 10 टू द पावर 0, तभी भी यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 है. लेकिन आप इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 2.0000 राइट इनटू 10 टू द पावर 0. तो अब क्या प्रॉब्लम है कि जब भी एक नंबर साइंटिफिक फॉर्म में आ रहा हो, तो जितने भी डिजिट मल्टीप्लाई के साइन के पहले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे. यानी इस केस में 5 हो गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर. तो याद रखना है कि जब एक नंबर काउंटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है. तो ये सारी बातें थी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में. इस वीडियो को यही खत्म करता हूं. And one thing before I even wrap up this one, I would say if there is something you don't get it exactly in the first attempt, what you have to do, you have to repeat it back. Just repeat it back, and I'm very much sure that the second attempt is going to help you, right? I tell you exactly, this is not your 10th standard anymore, right? So things will be coming in a slightly different way, in a slightly complicated way. But trust me, they're going to be interesting. They're going to be future deciding.
So you need to be serious, and at the same time you need to be, concentrating. Don't go with some cheap method, but rather focus on, hard working, right? So this is what accuracy, precision, significant figures are, certainty, uncertainty, all these are. I would say, just check this out and let me know how good or bad this was. And with this, I'm going to wrap this up here. And thanks for watching. Take care and good night.